नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस करौली यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए नंबर सिस्टम के अगले पार्ट को पढ़ाया जाएगा। ये पार्ट नंबर 5 है, जिसमें हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको आज हम पढ़ाएंगे अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं, यानी रूढ़ गुणनखंड या फिर अभाज्य गुणनखंड और उनके गुणज किस तरीके से निकाले जाते हैं। तो साथियों, ये टॉपिक आपका प्री में भी है और मेंस के अंदर भी है। ध्यान रखना, ये दोनों जगह पर दोनों ही पेपरों में ये टॉपिक दिया गया है। ये प्रश्नावली है अभाज्य गुणनखंड व उनके गुणज। ठीक है, तो आपको किस तरीके से निकालना है, आपको मैं एक एक चीज़ को बताऊंगा। सब तरीके के सवाल आपको बताऊंगा कि भाई अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, कुल गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं, सम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं और विषम अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। चलिएगा, तो मैं शुरुआत करता हूं। उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लें और हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नए एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां पर आप सभी को मैंने शिफ्ट कर दिया है। आप लोग जा कर के अपना रजिस्टर करके और आप अपने कोर्स को देख लेंगे फ्री वाले ऑप्शन में। ठीक है, चलेगा। तो पहला क्वेश्चन आप लोग लेते हैं कि भाई अभाज्य गुणनखंड की संख्या किस तरीके से निकालते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या किस तरीके से ज्ञात करेंगे। आपको मैंने बताया था कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए आपको किसी भी संख्या को उसके फैक्टर में तोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे मान के चलते 220 ये संख्या है। अब इस 220 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर हमको निकालनी है तो किस तरीके से निकालेंगे, देखिएगा आप लोग, समझ में आएगा अच्छे तरीके से, टेंशन मत लीजिए। भाई 220 को हमने टुकड़ों में बांटा, फैक्टर किए इसके 22 गुना 10। ठीक है, दो फैक्टरों में तोड़ा। उसके बाद 22 के फैक्टर किए 11 गुना 2 और 10 के फैक्टर किए 5 गुना 10। मतलब सबसे छोटे फैक्टरों में तोड़ दीजिए उसके। अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि ऐसी संख्या में तोड़ दो कि उसके बाद उसमें कोई संख्या का भाग नहीं जाए। ठीक है, तो मैंने फैक्टर कर दिए 220 के, क्या निकल के आए 11 गुना 2 गुना 5 गुना 2। ठीक है, इस फैक्टर में तोड़ने के बाद अब हमको क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। पहला पॉइंट है हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको करना क्या है कि भाई यहाँ पर 11 एक है, 2 कितनी बार है 2 है, 5 कितनी बार है 1 बार। तो बताओ, यहाँ पर हम पावर के रूप में फॉर्मेट में बदल लेंगे कि 2 की पावर 2 गुना 11 की पावर 1 गुना 5 की पावर 1। आ गया समझ में। तो कितनी घात लग रही है, 2 के ऊपर 2 घात है, 11 के ऊपर 1 घात है और 5 के ऊपर भी 1 घात है। ये जितनी भी आपकी घात लगी हुई है उन सब का क्या कर लेंगे, हम योग कर लेंगे। तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाएगी। तो देखो 2 + 1 + 1 बराबर क्या आ गया 4। यानी 220 के क्या होंगे 4 अभाज्य गुणनखंड होंगे। क्या पूछा है मैंने, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 220 के कितने हो गए 4 अभाज्य गुणनखंड हो गए। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आप लोग और देखिएगा बार, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, चिंता मत कीजिए। मान के चलते हो ये वाली कोई संख्या है 10 गुना 21 गुना 25 गुना 50। अब इसको मैंने आपको बताया था अभी कि इसको गुणनखंडों में तोड़ लो, चाहे कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, उसके टुकड़े बना लो। भाई 10 के टुकड़े हो गए 2 गुना 5, 21 के हो गए 7 गुना 3, 25 का हो गया 5 गुना 5 और 50 का हो गया 2 गुना 5 गुना 5। अब देखिए इसमें घातों के रूप में इसको परिवर्तित करते हैं। 2 कितनी बार आया है 2 बार, तो 2 की घात 2। 3 कितनी बार आया है 1 बार, तो 3 की पावर 1। 5 कितनी बार आया है 5 बार, देखिए आप लोग इसमें 5 बार आया है तो 5 की पावर 5। और 7 कितनी बार आया है 1 बार, तो 7 की पावर 1। जितनी भी पावर आई हैं, 2 की पावर 2 है तो कितना हो गया 2, 3 की पावर 1 है +1, 5 की पावर 5 है +5 और 7 की पावर 1 है +1। जितनी भी घात है उन सभी घातों का क्या कर देंगे, योगफल कर देंगे, हमें गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। बताओ समझ में आ गया। तो एक पॉइंट तो आपका क्लियर हो गया होगा साथियों कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं। किसी भी संख्या चाहे गुणा के रूप में हो चाहे अकेली संख्या हो, उसको फैक्टरों में तोड़ते जाइए और तब तक फैक्टरों में तोड़ो कि उसके अभाज्य गुणनखंड बन जाए। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको घातों के रूप में जो टुकड़े आए हैं उनको घातों के रूप में फॉर्मेट में बदलेंगे और घातों का योगफल कर देंगे। क्या निकल के आ जाएगा, सभी घातों का योगफल उसके गुणनखंडों की संख्या होती है। आ गया समझ में इतना। अब आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए साथियों, लाइक कीजिए सभी विद्यार्थी। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे।
अगर आपसे इस तरीके का सवाल फिर से दिया जाए तो मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। बताओ 57 गुना 97 गुना 36 गुना 93, इस संख्या के अंदर अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे? तो संभालिए आप लोग इसको। 19 गुना 3 57 के फैक्टर हो गए, 97 के कोई फैक्टर हो नहीं सकता, एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद 36 के मैंने फैक्टर किए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। उसके बाद 93 के फैक्टर किए, 31 गुना 3, हो गया फैक्टर फॉर्मेट में। उसके बाद कौन सा अंक कितनी बार आया है उसके ऊपर घात लगाएंगे। 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है, 2 की पावर 2 लगाया। 3 कितनी बार है? 3 की पावर 4। 19 कितनी बार है? 1 बार, 19 की पावर 1। 31 कितनी बार है? 1 बार, 31 की पावर 1। और 97 कितनी बार आया है? 1 बार, 97 की पावर 1। अब जो पावर है साथियों, उन सभी पावरों का क्या कर लेंगे हम? योगफल कर लेंगे। बताओ पावर कौन कितनी है? 2 + 4 + 1 + 1 + 1। आंसर कितना आ गया? 9। बताओ इस पूरी संख्या के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी भाई? 9 हो जाएगी। अब बात आती है, हमने अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख लिया। अब हम बात करेंगे कुल गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं। कुल गुणनखंड किस तरीके से निकालते हैं तो सुनिए आप लोग। इसी सवाल में मैं आपको बता देता हूं, अगर इसकी संख्या के कुल गुणनखंड पूछा जाए तो कितना होगा। अब देखिए आपको पता है कि घातों का योगफल किया जाए सीधे ही तो अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे। अगर आपसे कुल गुणनखंड पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे? इन घातों के अंदर एक एक बढ़ा दीजिए और उनको गुणा कर दीजिए। क्या करना है? घातों में एक एक बढ़ाइए और घातों को गुणा कर दीजिए, कुल गुणनखंड निकल के आएंगे। जैसे 2 की पावर 2 है तो कितना हो गया? 3 हो गया, एक बढ़ाया गुणा किया। 3 की पावर 4 है, 4 में एक बढ़ाया 5 हो गया, गुणा किया। उसके बाद 19 की पावर 1 है, एक बढ़ाया 2 हो गया। फिर 31 की पावर 1 है, 2 हो गया। घातों में एक बढ़ा करके 2 से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। आपका आंसर आ जाएगा 3 पंजो 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120। आंसर आ गया। इस वाले सवाल की अगर हम बात करें इस वाले में तो इसमें अभाज्य गुणनखंड तो कितने हैं? 9, और कुल गुणनखंड कितने हैं? 120। अब आ गया समझ में। आगे देखिए, सबसे पहले आप लोग इस संख्या को देखेंगे, कितना आया? 560। ये 560 जो संख्या है इसको फैक्टर में तोड़ना है। इसके पूछा है इसने कुल गुणनखंड। क्या पूछा है? कुल गुणनखंड। तो 560 के टुकड़े किए 56 गुना 10, फिर 56 के टुकड़े किए 8 गुना 7, और 5 के किए 5 गुना 7। अब देखिए इसमें भाई 8 के फिर भी करने हैं। 8 के कितने टुकड़े हो गए? 2 की पावर 3 और 1 2 ये है, कितने को? 2 की पावर 4 और 7 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अगर मैं इसके अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो सीधे इसकी घातों को जोड़ूंगा। आंसर आ गया 6 अभाज्य गुणनखंड। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है? कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड निकालने के लिए इसके जो गुणज है, गुणज के ऊपर जो घात हैं, उन घातों में एक एक बढ़ाइए और सभी घातों को गुणा कर दीजिए। बताओ 2 की पावर 4 है, एक बढ़ाया 5 हो गया, गुणा किया। 7 की पावर 1 है, 2 1 का कितना हो गया? 2, गुणा किया 2 से। फिर 5 की पावर भी 1 है, एक बढ़ाएंगे 2 हो गया। तो इस तरीके से घात में एक बढ़ाना है। भाई जो गुणनखंड है हमारे, ये फैक्टर है, फैक्टर के ऊपर जो पावर आई है उस पावर में एक बढ़ाना है और एक बढ़ा करके सभी घातों को गुणा कर देंगे। आंसर हमारा आ जाएगा कुल गुणनखंड कैसे ज्ञात करते हैं। बताओ आ गया समझ में। आंसर आ जाएगा इसका 20। कुल गुणनखंड कितने हैं? 20 है। और अभाज्य गुणनखंड कितने हैं? 6 हैं। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, आगे बढ़ते। अब देखिए 1440 के अगर आपसे कुल गुणनखंड पूछा जाए तो कितना होगा? भाई 1440 को पहले मैंने फैक्टर में तोड़ा, 144 गुना 10 बन गया। फिर 144 को फिर तोड़ा, 12 12 144 गुना 10। इसको लगातार जब हम तोड़ते जाएंगे तो इस तरीके से टूट के आएगा पूरा। अब हमको करना क्या है? इसको घातों के रूप में परिवर्तित कर लो। भाई 2 की पावर 5 बन गई, 3 की पावर 2 बन गई और 5 की पावर 1 बन गई। आपसे पूछा जाए अभाज्य गुणनखंड तो घातों का सीधा योगफल कर देंगे। कितना आ गया? 8 आ गया। घातों का योगफल 8 है तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। अगर आपसे कुल गुणनखंड पूछा जाए तो घातों में एक बढ़ा दो और गुणा कर दो। घातों में एक बढ़ाया, 5 में बढ़ाया 1 6 हो गया, 2 में बढ़ाया 3 हो गया और 1 में बढ़ाया 2 हो गया। तो इन तीनों घातों में एक एक बढ़ाया और गुणा कर दिया। आंसर कितना आ गया? 36 आंसर आ गया। इस संख्या के कुल गुणनखंड कितने होंगे? 36 होंगे मेरे साथियों। आ गया समझ में।
एक सवाल और देख लीजिए। 3600 है कोई संख्या, इस 3600 के कुल गुणनखंड पूछा जाए तो देखिए 3600 को मैं फैक्टर में तोड़ रहा हूँ। 9 गुणा 4 गुणा 10 गुणा 10 हो गया। अब देखो 9 के फिर फैक्टर करने हैं तो 3 की पावर 2 बन गया, 3 गुणा 3। 4 के किए 2 की पावर 2, 5 के किए 10 10 के, तो देखो 5 गुणा 2 5 गुणा 2। अब इसको घात के रूप में बदला, 3 की पावर 2 बना, 2 की पावर 4 बना और 5 की पावर 2। आपसे पूछा गया है अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड के लिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सीधा घातों का योगफल करना है, आंसर आ जाएगा 8। कितना आ गया? 8। अब हमको करना है घातों में 1 बढ़ाना है, घात में 1 बढ़ाया और गुना कर दिया तीनों घातों को। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? कुल गुणनखंड 45 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको? अब कोई दिक्कत? चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा ये बता देता हूँ यहाँ पे फैक्टर करके किस तरीके से अभाज्य गुणनखंड निकालने की ट्रिक सुन लो। यदि कोई संख्या दे रखी है तो उस संख्या को सबसे पहले फैक्टर में बदलेंगे और घातों के रूप में बना लेंगे। सभी फैक्टर की जितनी भी घात हैं उन घातों का योगफल करेंगे तो क्या निकलेगा? अभाज्य गुणनखंड। और कुल गुणनखंड निकालना है तो जो हमारे गुणनखंड आए हैं उनकी घातों को देखना है और घातों में 1 बढ़ा करके उन सभी घातों का आपस में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, कुल गुणनखंड निकल के आ जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब तक हमने क्या चीज़ पढ़ी? एक तो अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, दूसरा पढ़ा कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं। ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि भाई अब बात करेंगे हम सम और विषम गुणनखंड। सम और विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, चलिए एक बार आप लोग देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। अब हमको सबसे पहले पूछा गया इसमें सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड। भाई हमारे पास अगर हम सम गुणनखंड निकालना तो बहुत कठिन है, ये ध्यान रखना है, इसको मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जब भी किसी संख्या के हम गुणनखंड निकालते हैं सम, तो वो निकालना इम्पॉसिबल है। वो कब निकलेगा? जब हमारे पास विषम गुणनखंड निकल के आ जाएंगे ना, तो हमारे पास बचे हुए शेष जो गुणनखंड है वो सम गुणनखंड कहलाएंगे। कुल गुणनखंड में से सम को विषम को घटा देंगे, सम बच जाएंगे। अब देखिए कैसे निकालते हैं। ये 420 है, इस 420 के सबसे पहले आपको कुल गुणनखंड निकालना है। 420 को फैक्टर में तोड़ दिया ना, उसके बाद कितना बन गया टोटल? फैक्टर ये बन गए हमारे 7 गुना 3 गुना 5 गुना 2 की पावर 2। इसमें देखो 7 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है और 2 की पावर भी 2 है। समझ में आ रहा है? अब आपको निकालना है इसके कुल गुणनखंड। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फैक्टर आए हैं उनके ऊपर घात चेक करो कितनी है। अगर घात जितनी दे रखी है उसमें 1 बढ़ाओ घात में और उनको आपस में गुना कर दो, क्या निकल के आएगा? कुल गुणनखंड निकल के आएगा। भाई 7 की पावर 1 है तो 2 कर दी, 3 की पावर 1 है 2 कर दी, 5 की पावर 1 है 2 कर दी और 2 की पावर 2 है तो 3 कर दिया। एक एक बढ़ा करके घातों को आपस में गुना करिए, कुल आंसर आएगा आपका कुल गुणनखंड 24। हमको कुल गुणनखंड प्राप्त हो गई। ठीक है, अब हमको निकालना है इसमें सम गुणनखंड। भाई सम विषम गुणनखंड निकालना है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है? सम तो हम डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, हमको 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो चाहिए कुल गुणनखंड और दूसरा चाहिए विषम गुणनखंड। अगर मैं कुल में से विषम को घटा दूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास? सम गुणनखंड अपने आप बच जाएंगे। आया समझ में? तो कुल गुणनखंड मैंने निकाल लिया, 24 आ गए। अब देखिए विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, ये ध्यान से देना। भाई विषम गुणनखंड का मतलब है कि हमारी इस वाले फैक्टर में विषम संख्या कौन कौन सी है, बताओ जल्दी से। 7 है, 3 है और 5 है, 2 तो सम हो गई ना। तो 7 3 और 5, इन तीनों की घात कितनी कितनी लगी हुई है भाई? 1 1 लगी हुई है। तो क्या करेंगे? एक एक घात बढ़ाएंगे, एक एक घात को बढ़ाएंगे तो कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2, क्या आ गया हमारा? विषम गुणनखंड आ गया 8। अब 24 हमारे कुल हैं और विषम हमारे 8 हैं, कितने बच गए भैया? सम माइनस कर दो, 24 में से 8, आंसर आ गया 16। बताओ सम गुणनखंड कितने होंगे इसके? 16 होंगे। विषम कितने होंगे? 8 होंगे और टोटल कितना हो गया? 24 गुणनखंड। बताओ समझ में आ गया? विषम गुणनखंड के लिए आपको केवल उन विषम संख्याओं को ही लेना है, ठीक है, जिनके ऊपर घात लगी हुई है। आ गया समझ में? अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 170। 170 के सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं? हमको सबसे पहले इसके फैक्टर बनाने हैं, 17 गुणा 2 गुणा 5। कुल गुणनखंड निकालने हैं, कुल गुणनखंड कितना हो गया? 17 की पावर 2 मान लो,
भाई डायरेक्ट 17 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 1 है, एक एक घात बढ़ा दो, क्या हो गया 2 गुना 2 गुना 2, कितना आंसर आ गया 8। ये कुल गुणनखंड है। अब हमको चाहिए विषम। तो देखो साथियों विषम कौन कौन सी संख्या है इसमें, विषम एक तो 17 है और एक 5 है। इसकी घात कितनी है, एक एक, घातों को एक बढ़ाओ, कितना हो गया 17 की पावर 2, इसका मतलब 2, 5 की पावर 2, इसका मतलब 2 ले लिया। तो भाई 2 गुना 2 किया, कितना आ गया 4, ये हमारे विषम आ गए। और कुल कितने हैं 8, सम निकाल दो, कितना आ गया भाई 4 बच गया। तो बताओ इसके सम गुणनखंड कितने हैं 4। इतना तो समझ में आ गया होगा ना। चलिए अब देखिए इसमें 480 को देखो आप लोग, समझ में आ रहा है ना अच्छे से। 480 को देखो कि भाई 480 है, इसको फैक्टर में तोड़ा पूरा लास्ट तक, तो आंसर निकल के आया ये वाला, 2 की पावर 5, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। घातों में एक एक बढ़ाओ, कुल गुणनखंड निकालने के लिए घात को एक एक बढ़ाया, प्रत्येक संख्या की घात में एक एक बढ़ाया। 2 की पावर 5 है तो घात हो गई 6, 3 की पावर 1 है तो घात हो गई 2, और 5 की पावर 1 है तो घात हो गई 2। घातों को गुना किया, आंसर आया 24। ये क्या है, कुल गुणनखंड। हमको चाहिए विषम गुणनखंड, विषम चाहिए ना, पूछ ही विषम रहा है। तो विषम जब हम निकालेंगे तो विषम संख्या कौन कौन सी है, एक तो 3 है और एक 5 है। इनके ऊपर घात कितनी है, एक एक, घातों को किया एक एक बढ़ा के, तो कितना हो गया 2 गुना 2, घात में एक एक बढ़ाया दोनों की में, 2 2 हो गया, 2 गुना 2 किया 4 आ गया। विषम कितने हैं 4, सब निकाल लो, 24 में से 4 घटाओ, आंसर आ गया 20। आ गया समझ में। तो कुल गुणनखंड 24 है, विषम कितने हैं 4 है, और सम कितने हो गए 20। आ गया समझ में। अब देखिए आपसे पूछा जाएगा अब अगला क्वेश्चन, आगे हम बढ़ा रहे हैं। इसमें 4 तरीके के सवाल है। 4 तरीके कौन कौन से, एक तो है हमारा अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, तो वो आपको मैंने बताया, घातों का सीधा योग कर दो। और उसके बाद कुल गुणनखंड कितना है, कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड कैसे निकालेंगे, तो साथ ही उसमें क्या करना है, जो हमारे फैक्टर आए हैं उनकी घातों में एक बढ़ा करके गुना कर दो, ये कुल गुणनखंड हो गया। विषम गुणनखंड मैंने आपको अभी बताया, विषम संख्याओं के ऊपर जितनी घात लगी है उन सब की घातों का गुना कर दो एक एक बढ़ा के, विषम निकल गएगा। और सम निकालने के लिए जब हमारे पास विषम आ गया, कुल आ गया, तो कुल में से विषम को घटाओ, सम बच जाएगा। ये हमने चीज़ें अब तक पढ़ी। अब हमको ज्ञात करना है गुणनखंडों का योग। सभी जो हमारे गुणनखंड हैं उनका क्या करना है, अब योग कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को आप लोग गौर से देखिए। इसका मैं आपको सूत्र बताऊंगा। आपको करना क्या है, आप लोगों ने सारी चीज़ों को सीख लिया। जब आपने कुल गुणनखंड निकालना सीख लिया तो आप ये समझ लीजिए आपका सवाल भी हो जाएगा। देखिए 1960 है, ये 1960 है, इसको मैंने फैक्टर में तोड़ा। किस में तोड़ा, 2 मेथड है इसकी, लेकिन मैं इसी फैक्टर कौन सा वो बताऊंगा, सेकंड वाला, ये इसी है, ये खुद का बनाया हुआ है। तो 1960 है, इसको मैंने फैक्टर में तोड़ा, 196 गुणा 10 बना, फिर फैक्टर में तोड़ा, तो लास्ट फैक्टर बने इसके 7 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1, ये बन के आ गया। अब आपको करना क्या है साथियों, आपको निकालने इसके कुल गुणनखंड, तो आपने निकाल ही लेंगे। कुल गुणनखंड के लिए करना क्या है, 7 की पावर 3 बना देंगे, 2 की पावर 3 और घातों को जोड़ लेंगे, गुणा कर लेंगे, क्या बन जाएगा कुल गुणनखंड। लेकिन आपको कुल गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है। अब करना क्या है, मैं आपको सूत्र बता रहा हूँ, सभी गुणनखंडों का योग x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। प्रत्येक संख्या के लिए इस सूत्र को आप लोग याद रखना। अब हम इसमें यूज करेंगे, अब इसमें हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, तो देखो n क्या है, हमारी घात है ना, ध्यान रखना, और x क्या है, हमारा आधार, x क्या है आधार। जैसे x की पावर n, मैंने अभी आपको बताया, x हो गया 7 की पावर 1 बढ़ाना है, घात में क्या करना है, 1 बढ़ाना है, माइनस 1 अपॉन 7 माइनस 1, गुना किया। अब ऐसे ही दूसरी संख्या के लिए 2 के लिए करो, 2 की पावर 1 बढ़ाओ, 4 हो गया, घात में माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, फिर गुना किया। फिर इसी तरीके से इसमें 5 में देखो, 5 की पावर क्या है, 5 की पावर 1 है तो 2 कर दिया, माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। इसको आप लोग पूरी संख्या को सॉल्व कर लो, जो आंसर निकल के आएगा वो सभी गुणनखंडों का योगफल होगा। अब बताओ इसमें 7 की पावर मैंने 3 की, कितना हो गया 343, माइनस 1 किया बटे 6 किया। इस तरीके से इसको हल कर लेंगे, और हल करने के बाद में हमारे पास इसको जब सॉल्यूशन हम करते हैं तो पूरा आंसर निकल के आएगा साथियों 5136। कितना आएगा आंसर निकल के, 5136। इसको पूरे को आप हल कर लेना।
हल तो आप करना जानते ही है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप लोग सभी गुणनखंडों का योगफल निकाल सकते हैं। ऐसे ही 240 को देख लो एक बार किस तरीके से निकालते हैं। 240 के फैक्टर किए, ठीक है ना, क्या आया हमारा 2 की पावर 4, 5 की पावर 1 और 3 की पावर 1, ठीक है। अब इसको करना क्या है, प्रत्येक आधार को देखो, देखो 2 की पावर 4 है ना, तो 2 की पावर 5 माइनस 1 बटे 2 माइनस 1, ये बन गया ना x की पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। प्रत्येक संख्या के लिए मैं आपको ज्ञात करवा रहा हूँ, आ गया समझ में। तो x की पावर n यानी कि 2 की पावर 5, ऐसे करो x की पावर n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1, एक बढ़ाना है x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ये करना है। तो x की पावर कितना n 4 है, 4 में एक बढ़ाया 5 हो गया, माइनस 1 कर दिया अपॉन x कितना है फिर 2 है, माइनस 1 किया, ये हो गया अभी हमारे 2 के लिए। 5 के लिए ऐसे 5 के लिए करो और ऐसे 3 के लिए करो। इस वाले सूत्र को आप लोग याद रखना, x की पावर n प्लस 1 अपॉन और माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। अगर आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया तो आप लोग ये समझ लीजिए आपके सभी गुणनखंडों का योगफल निकल के आ जाएगा। क्लियर। और प्रत्येक संख्या के लिए करना है, ये प्रत्येक फैक्टर के लिए करना है यही वाला फॉर्मूला, और आपस में उनको गुणा करते जाइए। आपका आंसर निकल जाएगा इसका 744। बताओ साथियों, कहानी समझ में आ गई कि नहीं आई, ठीक है ना। अब हमसे अगर पूछा जाए कि भाई व्युत्क्रमों का योगफल कैसे निकालते हैं, तो देखिए हमने जो फैक्टर निकाले हैं अभी, कुल गुणनखंडों का जो योगफल निकाला है हमने, कुल गुणनखंडों का योगफल जिस तरीके से ऐसे निकाला, अभी इस संख्या को देखो आप लोग 12 को, 12 के फैक्टर किए 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। जो हमारे कुल गुणनखंड आए हैं उस कुल गुणनखंड में अगर हमको जो संख्या दी गई है उस संख्या का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा व्युत्क्रमों का योगफल। भाई कुल गुणनखंडों का योग हमने निकालना सीख लिया। अब दी गई संख्या कौन सी है, कोई भी जिसके हमने गुणनखंडों का योग निकाला उसका भाग दे दो, व्युत्क्रमों का योगफल आ जाएगा। देखो एक बार एग्जांपल, 12 है, 12 के फैक्टर किए 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। इसके कुल गुणनखंडों का योगफल मैंने आपको निकाला सिखाया, 2 x की पावर n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। इस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया, जमा दिया इसको मैंने हल किया, इसको पूरे को हल किया, इतना आ गया। भाई क्या किया मैंने, दी गई संख्या का भाग देंगे कि नहीं देंगे, 12 का दिया तो 12 का दिया, या फिर आपका जो आंसर आ रहा है उसमें डायरेक्टली भाग दे दो 12 का, आंसर निकल के आ जाएगा व्युत्क्रमों का योगफल, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं हमारे अगले चैप्टर पे। देखो ऐसा अगर कोई सवाल दे दिया जाए तो भी कैसे करेंगे, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। यदि n बराबर 2 की पावर 31, 2 की पावर 32, 33 है तब n के कितने धनात्मक गुणनखंड होंगे। बहुत ईजी सवाल है भाई। x की पावर 31 ये दे रखा है, n की पावर 31, 2 की पावर 32, 2 की पावर 33, इसमें से हमको कॉमन लेना है। कॉमन ले लिया मैंने 2 की पावर 31, क्या बच गया यहाँ पर 1, यहाँ पर बच गया 2 की पावर 1, यहाँ बच गया 2 की पावर 2। इसको हल किया मैंने, हल करने के बाद में इसको पूरे को जब हल किया तो 7 आंसर आया, और 2 की पावर 31 है ये, तो 2 की पावर 31 गुना 7 की पावर 1 क्या रहा है, ठीक है। आपसे पूछा गया है धनात्मक, क्या पूछा गया है, धनात्मक पूछा गया है, ठीक है। तो देखो ये दोनों ही पूर्णांक धनात्मक है, तो अब पूछा गया उसमें गुणनखंडों की संख्या, कुल धनात्मक, क्या पूछा गया, कुल धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे, तो घात में बढ़ाओ 1, 2 की पावर 31 है तो 32 हो गया, गुना 7 की पावर 1 है तो घात हो गई 2, गुना कर दो, आंसर क्या आ गया 64। ये इसके कुल धनात्मक गुणनखंडों की संख्या होगी भाई। आ गया समझ में। इस तरीके से वही चीज़ें, कोई अलग नहीं है, ओके। अब देखो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, आपसे इस तरीके के सवाल भी कई बार पूछे गए हैं। एक सूत्र मैं आपको बता देता हूं, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल पूछा जाए तो इस सूत्र याद रखना। ये प्रथम n प्राकृतिक संख्या है 1 से लेकर के n तक, तो n गुना n प्लस 1/2, ये सूत्र आपको याद रखना है। ये n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल है। एग्जाम्पल देखिए आप लोग कि 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो बताओ इसमें n का मान कितना है, 100 है भाई, n का मान क्या है 100, तो n गुना n प्लस 1/2 इस फॉर्मेट में आप लोग जमा दो, ठीक है। कितना आंसर आ गया, 5050, आंसर आ गया ना 5050। इस तरीके से आप लोग ये योगफल निकाल सकते हो। अब आपसे पूछा जाए कि 51 से लेकर के 100 तक की लगातार प्राकृतिक संख्या को योगफल, तो आपको मैंने अभी बताया
कि जो मैंने फॉर्मूला आपको अभी बताया था ऊपर, ये हमारा है प्रथम एन प्राकृतिक संख्या को योगफल, एक से शुरू होने वाली, एक से शुरू होने वाली और एन तक जाने वाली। लेकिन इसमें क्या पूछा गया, 51 से 100 तक। भाई 1 से लेकर के 50 तक की संख्याओं को आप पहले ज्ञात करना है, उसके बाद फिर 1 से लेकर के 100 तक की ज्ञात करना है, फिर 1 से 100 तक की में से 1 से 50 तक की घटा देंगे, हमारे पास 51 से लेकर के 100 तक की अपने आप बच जाएंगी। क्लियर, समझ में आ गया। देखिए सबसे पहले हमको करना है 1 से 100 तक की निकालनी है, तो कितना आया, 1 से 100 तक की ऊपर भी निकाल लिया 5050। उसके बाद 1 से 50 तक की निकालना है, कितना आ गया 1275। और फिर 51 से 100 तक की निकालने के लिए हमको इस 1 से 100 तक की में से 1 से 50 तक की घटा देंगे, आंसर निकल के आएगा 3775। बताओ, ये कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हो आसानी से, फॉर्मूले में जमा देना, कोई दिक्कत नहीं। आ गया समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन, इधर देखिए आप लोग, इधर देखेंगे आप लोग 101 102 प्लस 103 104 लगातार 200 तक की ऐसी संख्याओं का योगफल आपको ज्ञात करना है। इसमें आपको बताया गया कि भाई मैंने अभी आपको जो फॉर्मूला बताया वो 1 से शुरुआत होने वाली प्राकृतिक संख्याओं के लिए था, लेकिन इसमें तो शुरू 101 से हो रही है, तो हमको पहले 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, फिर 1 से लेकर के 200 तक की संख्याओं का ज्ञात करना है, और फिर हम सीधे घटा देंगे। बताओ, अब हमको चाहिए पहले 1 से लेकर के 200 तक की का निकाल लो, तो 1 से लेकर के 200 तक की समस्त प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो गया, कितना हो गया, एन का मान 200 है, तो 200 गुना 200 1/2, आंसर आ गया अपना 20,100। ये हो गया 1 से लेकर के प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं को योगफल है। अब हमको करना क्या है, 1 से 100 तक की संख्याओं को निकालना है। अब हमने 1 से 100 तक की तो ऊपर निकाल ही लिया, ठीक है ना। 1 से 100 तक के लिए एन का मान 100 गुना 101/2, कितना आंसर आ गया 5050। अब हमारे पास 1 से 200 तक की है और 1 से 100 तक की भी है। अब ये 1 से 200 तक जो निकाली हैं इनको घटा देंगे, 20,100 में से 50 घटाएंगे, आंसर आएगा 15,050। आ गया समझ में। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पर देखो, अगर इस तरीके का सवाल आपको दिया जाए तो कैसे करेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है भाई। 1 से लेकर के 100 तक, फिर 100 से लेकर के फिर 1 तक, उल्टा व्युत्क्रम चल रहा है, तो ये 2 सीरीज बन गई कि नहीं बन गई, बताओ। 1 से 100 तक, फिर 100 से लेकर के 1 तक। लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए, यहाँ पर ये जो 100 आ रहा है ना, ये 2 बार काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा, 1 से 100 तक, फिर 100 से 1 तक। अगर मैं इस 100 को 1 बार घटा दूँ, क्योंकि हमको 2 बार काउंट थोड़ी करना है, 1 ही बार करना है ना, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, 1 से लेकर के 100 तक की प्राकृतिक संख्याओं को योगफल आपको निकालना सिखाया मैंने, 5050। अब इस 5050 में आपको ध्यान होना चाहिए कि ये सीरीज बन रही है 2, लेकिन ये 2 सीरीजों में 100 2 बार काउंट हो रहा है, तो 1 बार की को घटा देंगे, है ना। 1 बार की को घटा देंगे, कैसे कि भाई हमारी जो 1 से 100 तक की, सबसे पहले 1 से 100 तक का निकाला, कितना आ गया 5050। लेकिन सीरीज कितनी बन रही है, 2। सीरीज कितनी बन रही है, 2 बन रही है साथियों, तो 2 का कितना हो गया, 2 से गुणा कर लो, 2 का गुणा किया, 2 सीरीजों का आ गया। लेकिन इस दोनों सीरीजों में 100 कॉमन है, 2 बार आ रहा है, तो 100 को घटा देंगे, 100 को घटा देंगे, आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा 10,000। बताओ समझ में आ गया। लेकिन इसकी ट्रिक मैं आपको बता दूं, अगर 2 सीरीज आपको दी गई है, 2 सीरीज आपको दी गई है और उनमें बीच वाली संख्या कॉमन है, तो डायरेक्ट इसका वर्ग कर दो। क्या कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे, आंसर आ जाएगा साथियों आपका, क्या आ जाएगा 10,000। यही इसका आंसर है, ये ट्रिक है इसकी। अगर आपको कोई सीरीज डबल दे रखी है और उस डबल सीरीज में इस तरीके की सीरीज आपको दी गई है जिसमें कोई संख्या बीच में कॉमन आ रही है, तो वो संख्या ही का वर्ग कर दो, आपका आंसर उस सीरीज का हो जाएगा, ठीक है ना। आप चाहे मेथड से कर लो चाहे ट्रिक से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग इस सीरीज को देखो, 1 से लेकर के 75 तक, फिर 75 से वापस चला 1 तक, तो 75 कॉमन आ रहा है ना, सीधा 75 का वर्ग कर दो, आंसर आ जाएगा 5625। बस टेंशन खत्म। आ गया समझ में। इस तरीके से आप लोग इसको हल करेंगे। अब आपसे पूछा जाए सम प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, मैंने अभी आपको बताया था प्राकृतिक संख्या होती है n इंटू एन प्लस, क्या बताया, n इंटू एन प्लस 1/2। भाई आधी सम होती है प्राकृतिक संख्याओं में, आधी विषम होती है। अगर मैं इसमें से 2 को हटा दूंगा, भाई आधी निकाल ली है ना, तो आधा कर दो,
आधा जैसे ही करेंगे n इंटू एन प्लस 1/2, ये केवल सम बच जाएंगे। बताओ, आधी सम बच गई ना, आधी विषम बच गई। तो अब कंसेप्ट क्लियर करो थोड़ा सा, कैसे करना है। आपसे पूछा जाए कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा जाए, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या, तो 10 सम कौन कौन सी होंगी पहले पहल की, वो आपको सूत्र के माध्यम से सिखा रहा हूं मैं। तो आपका यहाँ पर n का मान क्या है 10, या पूछा गया, ध्यान से देखना आप लोग, प्रथम n 10 सम प्राकृतिक संख्या, प्रथम 10 पूछी गई है ना, लेकिन सम है, तो आप लोग सीधा इस फॉर्मेट में लगाओगे, इस सूत्र में लगाओगे, n इंटू एन प्लस 1, क्या आ गया 10 गुना 11 110 आ गया। तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या को योगफल कितना हो गया 110। लेकिन अब डाउट क्लियर करना है आपको, अगर पूछा जाए 1 से 10 तक की सम संख्याओं को योगफल, अब इसमें पूछा गया 1 से 10 तक की, 1 से 10 तक की पूछा गया है, तब आंसर कितना हो गया भैया, 1 से लेकर के 10 तक की कितना हो गया बताओ जल्दी से, 2 4 6 8 10, ये होंगे ना 1 से 10 तक की। तो 1 से 10 तक की सम संख्या तो ये है, तो कितना आंसर आएगा, टोटल संख्या कितनी है 5 है ना, 5 गुना 5 प्लस 1 कितना होगा 6 गुना 5 30 आंसर। देखो इसमें डाउट क्लियर कर लो आप लोग, अगर 1 से 10 तक पूछा गया है तो n का मान इसमें 5 ही आएंगे भाई, कितना आएंगे 5, अब n का मान 10 नहीं रहेगा 5 आएगा, क्योंकि 5 संख्या ये हमारी ये है, तो 5 आ गया n का मान, n का मान ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें क्या पूछा है, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या, इसमें नहीं पूछा है ऐसा, इसमें पूछा है 1 से 10 तक की सम प्राकृतिक संख्या है, और इसमें पूछा गया प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या, दोनों में अंतर है ना, याद रखना। ऐसे ही पूछा जाए प्रथम 40 पूछा जाए तो डायरेक्ट n का मान 40 हो जाएगा, ठीक है, 40 गुणा 40 प्लस 1 यानी 41 बराबर 1640, इतना आ गया। अब देखो इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या सम संख्याओं को योगफल, तो इसमें आधी सम है और आधी विषम है, ठीक है ना, तो ये हमारा आया इसमें 40 संख्या ना, 40 प्रथम 40 है, तो प्रथम 40 क्रमागत संख्याएं, ये 40 का आंसर आएगा 1640, ठीक है ना। लेकिन इसमें पूछा गया आधी सम भी है आधी विषम भी है, तो n का मान आ गया 20, तब हम निकाल लेंगे इसका 420 आंसर आ जाएगा। ये हमारा सम संख्याओं का योगफल हो गया, 40 प्राकृतिक सम संख्याओं का योगफल। अब आ गया समझ में, इस तरीके से आपको करना है ना। तो ये ऐसे ही सवाल है, इसके अंदर कोई ज़्यादा खास नहीं है। और आपसे पूछा जाए प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं की विषम संख्याओं को योगफल, तो सूत्र आपको याद रखना n²। अगर विषम संख्याओं का पूछा जाए तो कितना होगा n², जैसे 1 से 100 तक आने वाली सभी विषम संख्याओं का योगफल, 1 से 100 तक आने वाली विषम संख्या है, तो 1 से 100 तक सबसे पहले 100 है ना, ये पूरी प्राकृतिक संख्या है, इसमें विषम कितनी होंगी आधी होंगी, n का मान आ गया 50, 50 का वर्ग कर दो सीधा, 50 का वर्ग कर दो कितना आंसर आएगा 2500, 50 का वर्ग किया n² है ना, n का मान निकालना जरूरी है, n का मान निकालना जरूरी है, n का मान 50 आ रहा है ना, क्योंकि संख्या कितनी है 50 ही तो है, 1 से 100 तक तो पूरी टोटल है, सम भी है विषम भी है, लेकिन उनमें विषम कितनी है आधी है ना, 50 विषम है 50 सम है, तो 50 n का मान आया विषम संख्याओं का, तो 50 का क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे, n का स्क्वायर कर देंगे, आ गया समझ में, तो आपका आंसर आ जाएगा 2500। इस तरीके से आपको सवाल हल करने, और आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास के अंदर भाजकता के नियम, इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ध्यान रखना। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए साथियों, और राहुल सर जो क्लास ले रहे हैं उस क्लास को भी आप लोग जरूर देखते रहें। धन्यवाद।